असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शिराजी साहब। आज पीडीएम का अहम तरीन 13 दिसंबर का जलसा देखने को मिल रहा है लाहौर शहर से, और वही साइट जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी करियर का एक तरह से संजीदा आगाज़ हुआ था अक्टूबर 2011 में। वहां से पीडीएम उसी सियासी जमात की मुंतखब हुकूमत को एक नाअहल, ना तजर्बाकार और ना लायक हुकूमत का करार दे रही है। मरियम नवाज साहिबा, बिलावल भुट्टो, जरदारी, मौलाना फजल रहमान के तकारीर तो सुन लिए, अब शायद मियाँ नवाज शरीफ साहब की तकरीर इन प्रोसेस है। बात की जा रही है महंगाई की, बेरोज़गारी की, जबकि दूसरी जानब हुकूमत वक्त के नुमाइंदों का कहना है कि ये ना सिर्फ एक मायूस कुन और फ्लॉप शो था, ये सियासी जमातें आखिरकार ख़ानदानी बादशाहत हैं और अवाम को कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर सकती। हमारे साथ हैं पंजाब हुकूमत से उनका ताल्लुक फयाज उल हसन चौहान साहब। शुक्रिया फयाज चौहान साहब, आपकी राय क्या है जनाब? जो पीडीएम का जलसा है, क्या हकीकतन मायूस कुन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने तो सुबह 10 बजे पूरा एक एनालिसिस और एक सर्वे पेश किया था कि 2014 में जब ये ग्रेटर इकबाल पार्क एक चटियल मैदान होता था, उस वक्त शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। उन्होंने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर ये लिखवाने के लिए कि इसमें कितनी कुर्सियां आ सकती हैं, एक सर्वे करवाया था सरकारी सतह पे। उस वक्त ये रिपोर्ट थी कि 1-1 फुट के फासले पे इस पूरे पार्क में अगर कुर्सियां लगाई जाएं तो 67,000 कुर्सियां लग सकती हैं, इससे ज्यादा नहीं। उसके बाद ये बाकायदा पार्क बना, तकरीबन इसका 30% हिस्सा जो है वो क्यारियां, इसकी जनाब फुलकारियां, इसकी फुटपाथ, इसकी जनाब राहदारियां, इसमें होटल, इसमें रेस्टोरेंट, इसमें बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर बना, तो पीछे रह गया 70% हिस्सा। उस 70% हिस्से में 45,000 से जायद 1 फुट के फासले पे कुर्सी लग ही नहीं सकती पूरे के पूरे पार्क में। अब दूसरी तरफ हकीकत सुन लें, इन्होंने जो पार्क मौजूदा हालत का है उसका 15 से 20% हिस्सा चूज करके उसमें तंबू कनाते लगा के जलसागाह बनाई, और उसमें भी 15-15 फुट के फासले के ऊपर कुर्सियां लगाई। तो जनाब, इनके अपने वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के सर्वे के मुताबिक इतने हिस्से में जो इन्होंने 20% हिस्सा यूज किया है, 15 फुट के फासले पे कुर्सी 5 से 7 हजार से ज्यादा कुर्सी लग ही नहीं सकती, पहली चीज। अब इसके बाद 5 बजे तक, जब तक मगरिब नहीं हुई थी, तमाम के तमाम टीवी चैनल के जो हेली कैमरास थे उन्होंने एक एक चीज क्लियर दिखा दी कि कोई सूरत हाल नहीं थी, कुर्सियां खाली थी। पूरे पाकिस्तान से इन्होंने बंदा इकट्ठा किया, लेकिन ये 7,000 बंदा बड़ी मुश्किल से इकट्ठा नहीं कर सके। और मैं लाहौरियों को, जिंदा दलाल लाहौरियों को खराज तहसीन पेश करूंगा कि आज उन्होंने एक बड़ा इनडिफरेंट एटीट्यूड रखा इस पूरे जलसे के हवाले से। उन्होंने मोदी का और अजीत देओल का बयानिया और नवाज शरीफ साहब के बयानिए को यकसर मुस्तरद किया, और लाहौरियों की तरफ से कोई पार्टिसिपेशन नहीं थी। फिर उसका गुस्सा महमूद खान अचकजई ने आज सोने पे सुहागा लाहौरियों की तज़हीक करके और उनकी जिल्लत रुसवाई के कलमात अदा करके जो है वो अदा कर दिया। शाह बहादुर कहते हैं कि लाहौरियों ने हमेशा हिंदुओं और सिखों की गुलामी करते हुए और अंग्रेजों की जनाब गुलामी करते हुए जनाब यहाँ पे अफगानियों के साथ जंगें लड़ी है। बिल्कुल उनको नहीं कहना चाहिए था, लेकिन इसके जवाब में सर, जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वुज़रा हमारे अपने हिंदू कम्युनिटी के मुतालिक बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा बातें करते हैं, जबकि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इसी मनार पाकिस्तान के अगेंस्ट कहा करते थे कि अक़लियतें हमारे करीब हैं, तो क्या हुकूमत वक्त का भी बयानिया बहुत ज़्यादा मिसकंस्ट्रू नहीं होना चाहिए? जब अचकज़ई साहब इस तरह बात करते हैं और हम खुद हिंदू कम्युनिटी के बारे में इस तरह की बातें करते हैं सर। असद रहीम साहब, आपकी इतला के लिए अर्ज है कि जमीन आसमान का फर्क है जो आप मिसाल देने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि कभी भी हिंदू कम्युनिटी के हवाले से कुछ इस अंदाज से तज़हीक अमेज कभी गुफ्तगू नहीं सर। सर, जो आपका बयान था इसी हिंदू कम्युनिटी के मुतालिक, सर, वो क्या बहुत ज्यादा नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल था फयाज उल हसन चौहान साहब? मेरी बात सुन लें, मैं आपको बता देता हूँ। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, जो आप मेरी अगर एग्जाम्पल देने की कोशिश करेंगे तो उस वक्त मैंने सिंपल एक बात कही थी हिंदू कम्युनिटीज को कि जो उनके मजहबी शायर हैं, मैंने उनके मुतालिक बात की थी। अब एक मुसलमान की हैसियत से अगर मुझे कोई कहे कि वो 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले या हज करने वाले या ज़कात देने वाले, तो क्या ये मेरी तज़हीक होगी? लेकिन उस वक्त जो मौका और मुनासबत थी रीजनल इलेक्शन से, वहां पे इंडिया के और यहाँ का माहौल था, उस कंटेक्स्ट के अंदर फिर भी जो है वो मेरे हवाले से हुकूमत ने जो एक्शन लिया था
वो आपके सामने है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर जिस अंदाज से महमूद खान अचकजई ने लाहौरियों को तज़हीक का निशाना बनाया, लाहौरियों को जलील करने की कोशिश की कि लाहौरी बुज़दिल लोग हैं, लाहौरी हमेशा हिंदू और सिखों के साथ मिलकर अंग्रेजों की गुलामी करते रहे। अंग्रेजों की गुलामी तो उनके उम्मीद है चौहान साहब थोड़ा सा जलसे की तरफ ही आ जाते हैं और बात करते हैं बुनियादी तौर पे आज के कंटेंट के ऊपर। देखा जाए तो ये तासुर शायद पहले मिल रहा था कि पीपल्स पार्टी रहें जुदा कर लेगी, लेकिन आज की तकरीरों से ये वाजे हो गया है कि इत्तेहाद बरकरार है और उन्होंने साथ में ये ऐलान भी कर दिया है कि वो इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। तो माजी करीब में देखा गया चौहान साहब आपसे तो मौलाना फजल रहमान साहब जब अकेले आए थे वो नहीं संभाले जा रहे थे, तो अब तो 11 इत्तेहाद जमाती इत्तेहाद इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहा है। आपको नहीं लगता कि गुफ्तगू का रास्ता एक बेहतर रास्ता था और उस मामले पर हुकूमत ने बड़ी ताख़ीर कर दी है? पहली बात तो इफ्तिखार शराजी साहब ये है, आप तो माशाल्लाह बहुत सीनियर तजिया निगार है। असद रहीम साहब का तो शायद जवानी है, लेकिन आपने तो उम्र गुजारी है सारी। आप मुझे बताएं, आज के जलसे के बाद तो इनको शर्म से डूब मर जाना चाहिए कि सियासी तहरीक का तो नाम नहीं लेना चाहिए। आज तो हर टीवी चैनल का हर एंकर और हर तजिया निगार जो है वो कह रहा है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का और मीनार पाकिस्तान की हिस्ट्री का फ्लॉप तरीन प्रोग्राम है। आज के प्रोग्राम के जरिए से पता चल गया कि आवाम की तरफ से कोई पजराई नहीं है इनको। तो हमारी तरफ से ये 1 लॉन्ग मार्च करें या 100 लॉन्ग मार्च करें, ये मीडियम मार्च करें या शॉर्ट मार्च करें, हमें तो इससे कोई गर्ज नहीं। पहली बात। दूसरी बात, मौलाना फजल रहमान साहब आए थे तो मौलाना फजल रहमान साहब फिर सर झुका के वापस भी गए थे। हमने नहीं उनको कोई डंडे सोटे मारे थे। हमने साना मॉडल टाउन की तरह यहाँ पे 14 बंदे नहीं दिन दिहाड़े मार दिए थे या 90 बंदे पैरालाइज कर दिए थे। वो अपनी मर्जी से थक हार के वापस भी गए थे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जहां तक डायलॉग की बात है, डायलॉग तो इमरान खान साहब कहते हैं कि आप डायलॉग करें, आप मिसाके जमहूरियत पे बात करें, आप मिसाके मईशत पे बात करें, आप मिसाके रियासत पे बात करें, आप मिसाके पाकिस्तान पे बात करें, लेकिन मिसाके एनआरओ पे तो ना बात करें। जब आप कहेंगे एनआरओ दो, जब आप कहेंगे नैब को खत्म करो, जब आप कहेंगे हमारे ऊपर अदालतों के केसेस खत्म करो, उसके ऊपर तो कोई बात नहीं होगी ना। चलें जनाब, क्योंकि हमारा वक्त कम हो रहा है। फयाजुल हसन चौहान साहब बहुत शुक्रिया शो में होने का। इसी पर वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी, रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दोहरा। बात हो रही थी पीडीएम जलसे की और जो मरियम नवाज का बयानिया है कि ये एक ना तजर्बाकार हुकूमत है और अब उसके दिन गिनती के रह गए हैं। शराजी साहब, आपने अभी जो दूसरा बयानिया वो भी सुन लिया कि ना सिर्फ ये जलसा फ्लॉप शो है, लेकिन पीडीएम कुछ भी अवाम के लिए कुछ उसको ऑफ़र नहीं कर सकता। आपके करीब जनाब क्या इस तरह की एनालिसिस भी करनी चाहिए कि पलड़ा किसका भारी है, कितना ज़्यादा कामयाब होंगे, या एक आज़ाद और मुनसफ़ाना जमहूरियत में इस तरह के पावर शोज़ भी होने चाहिए? सर बात करने दें। मेरा ख्याल है वो तो होने चाहिए। इसको तो कहा जाता है कि जमहूरियत का हुस्न है कि आपको अपोजिशन को स्पेस देनी चाहिए, पार्लियामान के अंदर भी देनी चाहिए, पार्लियामान के बाहर भी देनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं। इससे सिस्टम को कोई ख़तरा नहीं होता। और अगर ये आप नहीं करते तो रादर मेरे ख़्याल में फिर ख़तरा ज़्यादा जन्म लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम बात करेंगे कि कहा यह जा रहा था कि जब बयानिया ये शुरू हुआ तो उसके बाद ख़ुद नून लीग जिसने इस बयानी की इब्तिदा की थोड़ा सा पीछे हटे और उसको थोड़ा सा सॉफ्ट करने की कोशिश की। लेकिन आज की जो तकरीरें हैं असद, वो फिर उसी तरह की उसके अंदर एक एग्रेसिवनेस हमें नज़र आ रही है। अगर मैं कहूँ कि आज जो लाहौर से चिट्ठी भेजी गई है उसके ऊपर पता इस्लामाबाद का नहीं है बल्कि रावलपिंडी का है तो गलत ना होगा। तो मेरा ख़्याल में फिर एक तरफ उनके इशारे जो थे वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ थे, कुछ और शख्सियात के नाम लिए गए आज फिर। तो ज़ाहिर सी बात है मुखातिब बुनियादी तौर पे इमरान खान साहब नहीं है बल्कि वो इदारा है जिनका वो बार बार जिक्र कर रहे हैं। लेकिन साथ पे आज उन्होंने ये भी धमकी लगाई, ये भी एक खदशे का इजहार किया या थ्रेट किया मेरा ख़्याल में कि मौलाना फजल रहमान साहब के जो इस इत्तेहाद के सरबराह हैं, सदर हैं, कि वो अगर आवाम की आवाज़ को ना सुना गया तो फिर फ्यूचर में वो एक अनारकी देख रहे हैं। तो मेरा ख़्याल में ये बातें शायद एक ज़िम्मेदार सियासतदान को नहीं करनी चाहिए। और फिर जिस पार्लियामान की बालादस्ती की वो बात करते हैं, जिस आवाम की हुक्मरानी की वो बात करते हैं, तो माजी का अपना कंडक्ट तो देखें ना। वो उस पार्लियामान की बात करते हैं कि जिस पार्लियामान में वक्त के प्राइम मिनिस्टर आना पसंद नहीं करते नवाज शरीफ साहब, या जिसकी पार्लियामान के अपर हाउस के अंदर उस वक्त के वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान साहब को बुलाना पड़ा, उसके लिए चेयरमैन सेनेट को एक रूलिंग जारी करनी पड़ी
और वो चेयरमैन सेनेट के रज़ा रब्बानी साहब एक बड़े स्टेचर के बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं, गोया कि अगर कोई और होते तो हम कहते हैं कि शायद वो ज़ाती अनाद की बुनियाद पर बुला रहे हैं। तो अगर आपका अपना कंडक्ट ये है कि आप जिस पार्लिमान की बालादस्ती की बात करते उस पार्लिमान में आप जाते नहीं हैं, आप प्राइम मिनिस्टर होते हो तो 8-8 माह तक आप काबीना के इजलास नहीं लेते, आप अपने मुंतखब नुमाइंदों को पार्लिमान के अंदर खुद से मिलने की इजाज़त नहीं देते, और अगर कभी आप किसी इजलास में नमदार हो भी जाएं और लोग कोशिश करें आपसे मिलने की तो चीफ वेब को कहा जाता है कि लोगों को रोका जाए, खबरदार मेरे पास ना, मुझे डिस्टर्ब ना करें। तो मैं समझता हूँ, और फिर खुद अपनी पार्टीज के अंदर देखें किस तरह की जमहूरियत है सर। गोया कि मौलाना फजल रहमान साहब के जानशीन मौलाना असदुल महमूद वो उनके साहबजादे, मियाँ नवाज शरीफ साहब के जानशीन उनकी साहबजादी मरियम नवाज साहबा, और हालात ये हैं कि जो पार्टी के प्रेसिडेंट उनके छोटे भाई हैं शहबाज शरीफ साहब, उनका हाल इस वक्त चौधरी निसार अली खान की तरह का हुआ है। गोया कि मुस्लिम लीग नून के अंदर वो एक अजनबी आदमी हैं, उनका भी तो कोई मैसेज हमें सुनने को मिलता ना, बट मुकम्मल खामोश और मंजर आम से गायब हैं। इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जो जानशीन है वो बिलावल भुट्टो जरदारी है, और आज वो अपनी तकरीर के अंदर जहांगीर बदर साहब का नाम ले रहे थे कि वो इस लाहौर से बिलोंग करते थे। मुझे याद है कि जब वो यूं हाथ करके चेयरमैन सेनेट की जब मौका आया बनाने के लिए, तो उस वक्त आपने एक वो शख्स कि जो आसिफ अली जरदारी साहब काबिल एहतराम उनके वकील रहे थे मुख्तलिफ केसों के अंदर, उनको आपने चेयरमैन सेनेट बना दिया। और वो जहांगीर बदर कि जिसने कोड़े खाए, जो जेलों में गया, जिसने सोबतें बर्दाश्त की, उसको और ये भी है शिराजी साहब, याद रहे ये तो जस्टिस सजाद अली शाह साहब ने अपनी किताब में बतौर शिकायत रिकॉर्ड किया है कि जब 90 की दहाई में इस तरह की सरगर्मियां अपने अरूज पर थीं तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, और ये बहुत फेमस उनकी स्टेटमेंट थी पीपल्स पार्टी की एक मीटिंग में, उन्होंने कहा कि क्या मुझे जहांगीर बदर साहब को चीफ जस्टिस तकर्रर कर लेना चाहिए, जिस पर सजाद अली शाह साहब बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए थे। तो ये एक तरह की अहमियत दी जाती थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ओल्ड गार्ड को। हालांकि ये भी शायद एक अजीब बात है करने वाली, क्योंकि जहांगीर बदर साहब को तो एक वक्त में नेक्स्ट जनरेशन का हिस्सा तस्वर किया जाता था। लेकिन सर आपने वही बात की और अच्छी बात की कि क्या इन सियासी जमातों में इंटरनल जमहूरियत उस तरह मजबूत है। अगर हम हल पर आएँ सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोशिश की इंट्रा पार्टी इंतखाबात करने की इन्हीं इंतखाबात से पहले, लेकिन फिर आपने देखा जस्टिस वजीउद्दीन साहब का एक पैनल बना, उसमें उन्होंने कहा कि भरपूर रिगिंग हुई है, और ये पीटीआई जो कहती थी कि हम इससे हट के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करेंगे। बाकी जो आपकी सियासी जमातें वो तो ऑलमोस्ट पूरी तौर पे मोनार्कीज़ में तब्दील हो गई हैं। शायद जमात इस्लामी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट थोड़ी बहुत मुख्तलिफ हैं। तो क्या सर अब इन वोटर्स को अपनी ही सियासी जमातों से ये मुतालबा नहीं करना चाहिए कि प्राइमरी इलेक्शंस करें, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करें, ताकि वही लोग जो कि तजर्बाकार हों, जहांगीर बदर साहब जैसे जो ग्रास रूट से आए हों, वो सामने आ सकें? बिल्कुल, मेरा ख्याल है होना चाहिए। यही जमहूरियत का मेरा ख्याल में हुस्न है, और दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ने डिलीवर किया है, बुनियादी तौर पे वहाँ पे आम आदमी की जो ख्वाहिश है, उसकी जो राय है, उसका एहतराम किया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली ही क़यादत को मुंतखब किया जाता है। यहाँ तो सूरत हाल ये है कि न सिर्फ मुस्लिम लीग नून के अंदर बल्कि मुखालफीन भी शाहिद खाकान अब्बासी के तर्ज हुकूमत की तारीफ़ करते हुए नजर आए, लेकिन हकीकत ये है कि हादसाती तौर पे उनको प्राइम मिनिस्टरशिप मिली। अगर वो हादसा रूनुमा ना होता और जिसके नतीजे में मियाँ नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए थे, तो मेरा ख़्याल में शायद खाकान अब्बासी साहब कभी तसव्वुर भी ना करते कि वो इस जो है वो मनसब के ऊपर फायज होते। तो मैं समझता हूँ कि पार्टीज़ के अंदर बड़े बड़े अजहान होते हैं, बड़े बड़े कमाल के लोग होते हैं, जिनका विज़न बड़ा कमाल का होता है, जिनकी सूझबूझ बड़ी कमाल की होती है, जो ग्रास रूट लेवल से आए हुए लोग होते हैं, जो लोगों के मसाइल को समझते हैं, जो इदारों के दरमियान बेहतरीन कोऑर्डिनेशन का शायद उनके जो ख्यालात हैं, जो उनके तजर्बात हैं, वो ज़्यादा बेहतर होते हैं, लेकिन उन लोगों को नज़रअंदाज किया जाता है। और बुनियादी तौर पर जैसे मैंने पहले कहा कि वहाँ पे होंगे तो मौलाना असद देखेंगे आप, कि इधर देखेंगे तो मरियम नवाज साहबा को देखेंगे, उधर देखेंगे तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को देखेंगे, इवन कसफंजार वली साहब को देखेंगे तो अमल वली खान को देखेंगे। तो आप मतलब है कि देखें ना, ये सूरत हाल है पार्टीज़ के अंदर। फिर आप कहते हैं आज जो उन्होंने अहदाफ अपने बयान किए हैं, आप फरमा रहे हैं कि आप निचली सतह पर इक़्तिदार मुंतकिल करेंगे। भाई पार्लियामानी डेमोक्रेसी
जब सियासतदान इक़्तिदार में आते तब तब बल्दियाती इदारे मुअत्तल होते हैं। आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बार बार कहना पड़ा कि बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएं, और हर बार पहलू तेजी से काम लिया गया, गोया कि अवॉइड किया गया, क्योंकि आपकी नीयत ही नहीं थी कि आप निचली सतह पर इक़्तिदार को मुंतकिल करें। तो मेरा ख्याल में अपने कंडक्ट के ऊपर भी थोड़ा सा गौर करें। आप ज़रूर डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल कर रहे होंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि 2018 के इलेक्शन ही धांधली ज़दा थे? जिस इलेक्शन के नीचे IJI बनी थी, क्या वो नहीं थे धांधली ज़दा? क्या उसके बाद के इलेक्शनों के बारे में यही नहीं कहा जाता? 2013 के बारे में खुद ये स्टेटिस्टिक्स कहते हैं कि सबसे ज़्यादा उज़रदारियाँ उस इलेक्शन के अंदर जमा कराई गई असद। और देखा जाए तो जिन 4 हलकों की बात इमरान खान ने की थी, उन 4 हलकों को जब खोला गया, चारों के अंदर धांधली साबित हुई। बिल्कुल ठीक जनाब। इसी पर वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जाएगी। मजीद सवालात करेंगे इफ्तिखार शिराजी साहब से, जो बकौल फयाज उल हसन चौहान तवील सहाफ़ती तजर्बा रखते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। शायद एक सवाल ये उठता है जब जलसों की उन पर तजिया किया जाता है कि जी इतना बड़ा था, इतने ज़्यादा लोग थे, लेकिन उसके बाद अगला सवाल उठता है फिर क्या, इसके बाद क्या कुछ देखने को मिलेगा। जो इस्तीफ़ों की बात हो रही थी, अगर पहले जनवरी में बात की जा रही थी तो उस डेडलाइन को भी अब थोड़ा सा एक्सटेंड करके फरवरी की बात की जा रही है। हालांकि माहिर कानून सारे तो यही कह रहे हैं कि इस्तीफ़ों से सेनेट के इंतखाबात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शिराजी साहब, इन अमूर से पहले सर जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कुछ तस्वीरें अपलोड की हैं जिसमें वो रिलैक्स कर रहे हैं, फिर उसके बाद बाकी PTI वज़रा ने भी शायद उनका ही क्यू लेते हुए वो भी अब कह रहे हैं कि जी हम भी रिलैक्स कर रहे हैं, आखिरकार का दिन है। लेकिन दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नवाज़ के लीडरान का कहना है कि ये वो सबूत है जनाब वाला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओवर कॉम्पनसेट कर रही है, असल में बहुत ज़्यादा डर चुके हैं, खौफज़दा हैं। किस तरह देखते हैं जनाब? स्लाइटली लाइट ऑब्जर्वेशन बिफोर मोर सीरियस। असद हुकूमत ने शरारत की है या नहीं की, लेकिन कम अज़ कम आप ज़रूर कर रहे हैं ना। तो यकीनी तौर पे इस तरह की तस्वीर जारी करने का बुनियादी मकसद यही होता है कि उनके नर्व्स बड़े स्ट्रांग हैं और वो किसी किस्म का कोई पैनिक का शिकार नहीं है और बड़े रिलैक्स फील कर रहे हैं। और देखा जाए तो बात कुछ हद तक तो मेरा ख्याल में हुकूमत की भी ठीक है कि 11 जमातें मिल के अगर इतना जलसा करेंगी तो जाहिर सी बात है, फिर मेरे ख्याल में खान साहब इसी तरह रिलैक्स ही फील करेंगे ना, और क्या कर सकते हैं जी। बिल्कुल मेरे ख्याल में यही मैसेज दिया गया कि ही इज रिलैक्स्ड मैन, नो प्रॉब्लम, कोई वरीज नहीं है। ही इज रिलैक्स्ड। PMLN इज सेइंग द एग्जैक्ट ऑपोजिट। तो सर अब आप डेडलाइन फरवरी तक तो ले गए हैं, लेकिन उससे पहले जो इस जलसे में बात की गई और वो भी महमूद अचकज़ई साहब की जानिब से, इसमें शायद PTI हैज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट। क्या लाहौर शहर में इस तरह की अजीबोगरीब बातें करना, ये असल में अचकज़ई साहब की एक ख़ास एक ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है, इर्रेडेंटिस्ट है, और इस तरह की मुतनाज़ा बातें वो माजी में भी कर चुके हैं। किस तरह देखते हैं जनाब? मेरा ख्याल है बड़ी एक अजीब और अनहोनी बात हुई है, बुनियादी तौर पे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। मतलब है कि यकीनी तौर पे आज के दिन आप वो ख़ुद एक ऐसे सूबे से बिलोंग करते हैं जहाँ पे बहरहाल मेहमान नवाजी का कल्चर शायद बाकी जगहों से ज़्यादा बढ़ के है, और देखा जाए तो लाहौर आज उनका मेज़बान था बुनियादी तौर पे, और वहाँ पे उनको मेरा ख्याल नहीं है कि इस तरह की गुफ्तगू करनी चाहिए। माजी की बहुत सारी बातें और भी हैं जिनको किया जा सकता है। कोयटा के जलसे में भी कोई इस तरह की बातें हो सकती थी, लेकिन लोगों ने नहीं की। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई बड़ा दुरुस्त फैसला था इस तरह की गुफ्तगू करना, और यकीनी तौर पर इससे उनके अपने बारे में और यकीनी तौर पे एक इम्प्रेशन ये भी जाता है कि PDM के फोरम से ये बात हुई है तो इसकी ओनरशिप PDM भी ले रही होगी यकीनी तौर पे। तो जाहिर सी बात है ख़ुद इत्तेहाद के लिए भी कोई ज़्यादा ये दुरुस्त बात नहीं हुई। लेकिन वो जो आप बात कर रहे थे बुनियादी तौर पे कि पहले इस्तीफ़ों की बात हो रही थी, लेकिन आज इस्तीफ़ों का जिक्र तो बिल्कुल नहीं हुआ, और मेरा ख्याल में उन्हें भी ये अंडरस्टैंडिंग है कि ख़ुद जो साबिक़ स्पीकर हैं वो एक ऐसी प्रेसिडेंट सेट कर गए हैं कि अगर इस्तीफ़े आ भी जाते हैं तो उनकी वेरिफिकेशन का प्रोसेस इतना लंबा हो सकता है कि वो 2 साल पे भी मुहित हो सकता है। तो यकीनी तौर पे तब तक मार्च आ जाएगा
और उसमें सेनेट के इलेक्शन भी हो जाएंगे, तो इस्तीफ़े देना लगता ही है कि PDM को कोई ज़्यादा सूदमंद नहीं होगा। और यही वजह है कि अब वो एक मेरा ख्याल में आसाब की जंग लड़ना चाहते हैं। आज के दिन मैसेज भी बड़ा तगड़ा सा दिया गया है, एक साथ में धमकी तड़ी भी लगाई गई है और साथ में ये भी कह दिया गया है कि अब वो जनवरी के आखिर में या फरवरी के अवाइल में अब इस्लामाबाद की तरफ आ जाए हैं। तो मेरा ख्याल में यहाँ आके एक पड़ाव डाला जाएगा और उस पड़ाव के नतीजे में एक दबाव की कैफियत पैदा की जाएगी और उसके नतीजे में शायद वो अहदाफ हासिल करना चाहेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब उस दबाव के सामने भी सरेंडर करेंगे। बेहतर ये हो मेरे ख्याल में ऐसा देखा जाए तो नंबर्स गेम के अंदर इत्तेहादी वो खुद कहते हैं कि खुद इमरान खान साहब से नाराज़ हैं, तो बेहतर है कि आप पंजाब के अंदर तब्दीली का आगाज़ करें जहाँ पर लेज़र थिन मेजॉरिटी के साथ बुज़दार साहब बैठे हुए हैं, बड़े कमज़ोर कैंडिडेट हैं। आप परवेज़ इलाही साहब के साथ राब्ते शुरू करें, पीपल्स पार्टी आपके साथ तब्दीली लेके आ जाएं। उसके बाद मैं बात बार बार करता हूँ असद, सेनेट के अंदर तो नंबर गेम्स, वो कहते हैं ना कि अंधों और बहरों को भी पता है कि पोजीशन की फेवर में है। भाई आप सादिक संजरानी साहब को पहले घर भेजे ना, ताकि अपनी आप जो एक पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है जो एक डेमोक्रेटिक तरीके से दिखानी चाहिए वो तो दिखाएं पहले। आप वो दिखाना नहीं चाहते, जमहूरी रास्ता अख्तियार नहीं करना चाहते। और 2014 के धरने में जो आपका बयानिया था कि गोया कि कोई भी जत्था आके प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफ़ा ले, ये रिवायत अच्छी नहीं होगी, उसी रिवायत को आप खुद अपनाने जा रहे हैं। गोया कि जनवरी में या फरवरी में आप आना चाहते इस्लामाबाद में और साथ में कह रहे हैं कि नारकी फैलेगी अगर आवाम की आवाज़ को ना सुना गया। जो आवाम आपके साथ खड़ी है, मैं कहता हूं कि आप 7,000 ना कहें, आप 10,000 ना कहें, आप 45,000 ही कह दें। क्या 22 करोड़ के अवाम में 45,000 अवाम ही अवाम की नुमाइंदा आवाज़ है? तो फिर ये तो हरगिज़ दुरुस्त बात नहीं है असद। आप पहले जमहूरी रास्ते अख्तियार करें, आप तब्दीली लेके आएँ पंजाब में, आप तब्दीली लेके आएँ सेनेट के अंदर, और मरकज़ के अंदर भी वफाकी हुकूमत का भी यही हाल है। आप समझते हैं कि MQM अगर नाराज़ है, बेंगल साहब पहले चले गए हैं बाहर, मुस्लिम लीग काफ भी आपके साथ जाने के लिए अगर तैयार खड़ी है, तो आप लेके आएँ, इन हाउस तब्दीली आ जाएगी। और जो आप चाह रहे हैं पार्लिमान की बालादस्ती, 18वीं तरमीम का तहफ़्फ़ुज़, आपने बल्दियाती इदारों को मजबूत करना है, आपने एक इदारों का रोल रीडिफाइन करना है, ये सारे काम कानून साजी के ज़रिए होते हैं। ये बाहर बैठ के सड़कों पे नहीं होते। आपने सड़कों पे बैठ के कोई नया आइन नहीं लिखना, उस आइन को आपने तरतीब देना है पार्लिमान के अंदर। तो पार्लिमान मौजूद होगी तो सारे काम होंगे। तो आप ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? गोया कि जमहूरी बातें नहीं और ना ही समझ आने वाली बातें हैं। ये आप लोगों को जज्बात को लेके आप उनको पैटर्नाइज करें तो अपनी जगह पे यकीनी तौर पे महंगाई भी है, बेरोज़गारी भी है, मईशत भी बेहतर अंदाज में नहीं चल रही, लोग परेशान हैं। लेकिन इन चीज़ों को लेके अगर आप हुकूमत को गिराने के लिए इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं तो माजरत के साथ वो मकासद अगर आपके हैं तो फिर तो आप ठीक कर रहे हैं। क्या अब साथ साथ शराजी साहब ऑपोजिशन के इतने सख्त बयानिए के शाना बशाना हुकूमत वक्त आखिरकार अब मुंतखब है, बाइख्तियार है, और क्योंकि आप एट द एंड ऑफ द डे स्टेट की अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो शायद आपको भी अब हाथ बढ़ाना चाहिए। जो आपका अपना रवैया है उसको कम जरहाना होना चाहिए। और सब घूम फिर के आप बात तो ज़रूर करते हैं कि जी हम सर जोड़ने के लिए तैयार हैं, बात करने के लिए तैयार हैं, वी विल मीट यू हाफ वे। लेकिन असल में जब वज़ीर आज़म साहब और जो उनके करीब वज़रा हैं, जब इस तमाम बयानी को एक नुक्ते तक रिड्यूस कर लेते हैं कि जी हम इनको NRO नहीं देंगे, और ये सब का सब अपनी करप्शन को छुपाने के लिए और बचाने के लिए है, और लेट से बतौर एक PTI वोटर कहे कि जी ये बात भी बिल्कुल ठीक है और ये बेस को भी अपील करती है, इससे अब आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि 2018 के बाद आप अब मुंतखब हो गए और इस तरह के जलसे मुल्क को ज़्यादा मुस्तहकम नहीं करते। और आपने ख़ुद जो अपना तजर्बा था 2014 में और PDM में, उन्होंने वही क्लिप्स भी दिखाए कि यूटिलिटी बिल्स को आग लगाई जा रही है। उस तजर्बे की रोशनी में सर बेहतर ये ना हो, और आपने ठीक कहा कि पार्लियामान में आके बैठें, लेकिन अब इन PDM वालों से भी कहा जाए कि जी ठीक है, NRO ऑन इट्स ओन, ये जो सारी बड़ी बड़ी बातें हैं इन पर डिस्कशन की जा सकती है, 18वीं तरमीम की रोशनी में की जा सकती है, और जो भी आपके कुछ एतराज़ात हैं उनको दूर किए जा सकते हैं। किस तरह देखते हैं शराजी साहब? या ये कोई अब इर्रिकॉन्साइलेबल किस्म के
डिफरेंसेस हैं? नहीं, मेरा ख्याल में देखें, सियासत वैसे भी मुमकिनात का नाम है और यकीनी तौर पे चीज़ें इसी तरह ही आगे बढ़ती हैं। अगर आपने फुल स्टॉप लगा दिया तो फिर तो जाहिर सी बात है एक कशीदगी की फ़िज़ा पैदा होगी और उससे सिस्टम को यकीनी तौर पे ख़तरात लाक होते हैं। तो मेरा ख्याल में उस तरफ नहीं जाना चाहिए। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में भी कहा जाता है कि इनिशियली उनका भी जो एक स्टैंस था अपोजिशन के ख़िलाफ़ बड़ा सख्त था, लोगों की पिटाई विटाई भी की गई, उनको जेलों में भी डाला गया, लेकिन बाद में वो भी मुज़ाकरात की टेबल पे आ गए थे। अगरचे कहा जाता है कि उस वक्त भी अपोजिशन भी मान गई थी, इसके बावजूद कि उनके साथ रवैया दुरुस्त नहीं था, लेकिन बीच में कुछ और लोग थे जिन्होंने मुज़ाकरात के माहौल को ख़राब किया। तो मैं समझता हूँ कि इस दौर में अब सूरत हाल उससे ज़्यादा अबतर नहीं है, बुरी नहीं है, मुनासिब सूरत हाल है। मैं नहीं समझता कि सिर्फ बयानात की हद तक हुकूमत ने ज़रूर क्रिटिसाइज़ किया पोजीशन को, या ये कहना कि एनआरओ नहीं देंगे, एनआरओ मांग रहे हैं, एनआरओ मांग रहे हैं, लेकिन इससे बढ़ के हरगिज़ कुछ ऐसा नहीं किया गया जिसको हम कहें कि कोई बहुत इनके साथ कोई नारवा सलूक किया गया है। रादर हम कह सकते हैं कि ये ब्लेम भी इमरान खान साहब को लेना पड़ रहा है कि मुल्क की तारीख़ में पहली बार एक मुजरिम को बैरून मुल्क इलाज के लिए जाने की इजाज़त दी गई। तो मेरा ख़्याल में जब तक वो सियासत में रहेंगे ये ताना उनके साथ रहेगा। तो इतना बड़ा उन्होंने एक अपने ऊपर इल्ज़ाम भी लिया है। तो मैं समझता हूँ कि अब इस मामले से आप थोड़ा सा अपने आप को, अपने नैरेटिव को थोड़ा सा रीडिफाइन करें। जब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि नैब एक आज़ाद इदारा है, जब वो कहते हैं कि जितने भी केसेस हैं ये माजी के केसेस हैं, जब वो कहते हैं कि चेयरमैन नैब से लेकर इस इदारे में चपड़ासी तक उन्होंने भर्ती नहीं किया, तो मेरा ख्याल में बेहतर ये है कि नैरेटिव को थोड़ा सा रीडिफाइन करें, अपना रुख मईशत की तरफ करें। और साथ में लाहौर से ब्यूरो चीफ डॉन ज्वाइन कर रहे हैं, पूछते हैं बिलाल साहब किस तरह आप देखते हैं सर, जो जलसे में अव्वल तो नंबर्स कितने ज़्यादा थे, कामयाबी आपको किस तरह देखने को मिली, जो पीडीएम का तमाम जो जमातें हैं 11 जमातें हैं उनका बयानिया कि ये एक गेम चेंजर है और बहुत ज़्यादा लोग आए और हमारा जो बयानिया है वो अब एक ज़मीनी हकीकत में तब्दील हो रहा है, किस तरह देखते हैं बिलाल साहब, या हुकूमत वक्त का कहना दुरुस्त है? देखिए, एक अच्छा पावर शो था, हम इसे कह सकते हैं कि अच्छा पॉलिटिकल एक जो पावर शो था। लेकिन अगर हम ये कहें कि हुकूमत के लिए बिल्कुल ही थ्रेटनिंग था और इससे हुकूमत गिर जाएगी, तो ऐसा भी नहीं है। एक पावर शो था, अपोजिशन ने अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ दिखाई है, एक डिसेंट नंबर ऑफ क्राउड था, लेकिन कोई गैर मामूली भी इस क्राउड को नहीं कहा जा सकता कि गैर मामूली क्राउड आज आया होगा। तो दूसरी जानिब अगर पीडीएम के लाहे अमल की तरफ देखा जाए तो कोई डेफिनेट आज कोई डेडलाइन या ऐसा कोई नहीं दी गई कि लॉन्ग मार्च जो है वो कब होगा। मौलाना फजल रहमान की जानिब से ऐलान यही किया गया कि जनवरी के एंड में या फिर फरवरी के अवाइल तक जो है वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च किया जाएगा। इसके साथ साथ असेंबलियों से इस्तीफे दिए जाएंगे। लेकिन अगर तमाम अब जो अपोजिशन की जमातें हैं पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर जो इकट्ठी हैं, अगर वो बिल्कुल मुत्तहिद होती, उनका आज एक कंसेंसस हो चुका होता, तो शायद कोई डेफिनेट डेट जो है वो मौलाना फजल रहमान की जानिब से अनाउंस कर दी जाती। लेकिन क्योंकि डेफिनेट डेट सामने नहीं आई, तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि अभी भी शायद पीडीएम में शामिल कुछ जमातें जो हैं वो इस्तीफों के मामले पर खास तौर पर उनके अभी भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो ये समझते हैं कि इस वक्त इस्तीफे देना जो है वो असेंबलियों से बेहतर हिकमत अमली नहीं होगी। मौलाना फजल रहमान या PMLN, ये दो पार्टीज ऐसी हैं जो चाहती हैं कि असेंबलियों से इस्तीफे दिए जाएं। आज भी अयाज सादिक के घर पर जो इजलास हुआ उसमें भी काफी ज्यादा डेलिब्रेशंस हुई और आज हमें जरा ये बता रहे हैं कि कल फिर एक जो पीडीएम की लीडरशिप है उसकी शायद मीटिंग जो है वो दोबारा लाहौर में होगी और फिर एक सियासी असेंबली जो है वो तय की जाएगी कि अब इसके बाद क्या लाहे अमल अपनाया जाएगा। तो आज के शो को हम एक अच्छा पावर शो जरूर कह सकते हैं, लेकिन हुकूमत के लिए ये ऐसा कोई बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग भी नहीं है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया मोहम्मद बिलाल साहब, ब्यूरो चीफ लाहौर, शामिल होने का, हमें अपना कीमती वक्त देने का। और उसके साथ ही क्योंकि हमारा वक्त भी ख़त्म हो गया है, उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और शराजी साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए। अगले हफ्ते तक इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।